नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा साहब। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में करीब 3 साल के बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई। मार्च तिमाही में यूएस इकोनॉमी 0.3% सिकुड़ी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई। क्या यह मंदी की आहट है? जानिए। इसके बाद बात होगी एयरटेल की। कुछ दिन पहले ब्लिंकिट और एयरटेल ने एक साथ मिलकर सिम कार्ड की 10 मिनट में घर तक डिलीवरी शुरू करने की बड़ी घोषणा की थी, लेकिन अब इस सर्विस को फिलहाल रोक दिया गया। क्यों रोका गया? क्या था ब्लिंकिट एयरटेल सिम डिलीवरी प्लान? आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे और अंत में बात करेंगे मार्क मोबियस की। इमर्जिंग मार्केट को समझने वाले एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर मार्क मोबियस ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। अब इनके भविष्यवाणी का मतलब क्या है, विस्तार से समझें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मार्च तिमाही में जोर का झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा छेड़े गए टैरिफ वॉर के बीच इकोनॉमी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। इसके पहले साल 2024 की चौथी तिमाही में भी यूएस इकोनॉमी 2.4% की दर से आगे बढ़ी थी। ट्रंप 2.0 की शुरुआत के साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते छिड़ी ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा। प्रवीण सर, अमेरिका की जीडीपी में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है क्या है वो बताइएगा, और इसका असर अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में कैसे देखने को मिलेगा इसको भी समझें। नहीं विशाल, देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी दरअसल वो चीज़ अब हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। 0.3% का जो कॉन्ट्रैक्शन अमेरिकी ग्रोथ में दिखाई दिया है वो बेहद चिंताजनक है और बेहद परेशान करने वाला है। दोनों चीज़ें हैं। बाजार जो अमेरिकी हैं वो थोड़ा कल संभले, लेकिन उसके पीछे वजह ये थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के, मेटा के, इनके रिजल्ट्स अच्छे आए, इस वजह से मार्केट को संभलने में मदद मिली। वहाँ के आईटी शेयरों में 9-10% की तेजी देखने को मिली। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 9% के लगभग चढ़ा। तो ओवरऑल जो मामला है वो टैरिफ से जुड़ा हुआ है। जिस तरह के ऐलान नवंबर में जब जीत हासिल हुई डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद जब 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन या ताजपोशी हुई, तब से जो टैरिफ को लेके उनके इरादे थे कि हम इतना टैरिफ दुनिया पे लगाएंगे कि बाकी के देश जो मिसयूज़ कर रहे थे अमेरिकी टैरिफ्स का, कम टैरिफ का, वो वैसा दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसको लेके अर्थशास्त्री, जानकार, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक आपका स्टेप होगा जिससे आप अमेरिका में रिसेशन लेके आएंगे। आप अपने कदमों की वजह से अमेरिका में महंगाई लेके आएंगे, और उसका जो है वो नतीजा अब हमको पहली तिमाही में साफ तौर पर दिखाई दिया है, जब अमेरिकी इकोनॉमी श्रिंक होती हुई नजर आई है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके अमेरिका की पहले से चिंता चल रही थी। बहुत टाइम से ये था कि किस तरह से अमेरिका अपने कारोबार को, ग्रोथ को बढ़ाएगा, और जो पूरा प्रयास था डोनाल्ड ट्रंप का वो ये था कि किसी भी तरह से मुझको मेक इन अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह के अफोर्डेबल, इस तरह के प्रयास करने हैं। चीन पे टैरिफ लगाए गए और बाकी चीज़ें की गई। साफ तौर पर पूरी दुनिया ने कहा कि ये आपके यहाँ जो कंज्यूमर है उसको परेशान करेगा, ये डिमांड को कम करेगा, ये महंगाई को बढ़ाएगा। और अब वो चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भले ये कह रहे हैं कि आप धैर्य बना कर रखें, और उन्होंने एक तरफ ये भी कह दिया कि पूरा का पूरा जो दोष है वो बाइडन की, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, उनकी गलत नीतियों की वजह से उन्होंने हमको इस तरह की इकोनॉमी दी जो कि इस तरह से श्रिंक हो रही है, कमज़ोर हो रही है, और मैं इसको दोबारा से फिर खड़ा करूंगा। तो कुल मिला के ट्रंप की पॉलिसी का पहला असर जो है वो अमेरिका के लिए नेगेटिव नज़र आया। दुनिया के लिए अभी शायद उस तरह खराब नतीजे नहीं आए। हो सकता है चीन जरूर जो है, चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हैं या बाकी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो जरूर चिंताजनक आ रहे हैं। तो एक अमेरिका जो दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर हैं, पहली और दूसरी बड़ी इकोनॉमी, एक अमेरिका वो रिसेशन में जाता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ चीन तो और ज़्यादा बुरी स्थिति में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। विशाल जी जी सर, इसके यूएस जीडीपी में जो गिरावट आई है उसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में आयात कर लिया गया है सामानों का। इस मामले को हम अगर आपसे आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे, ये वाला मामला क्या है सर? नहीं, आयात
जाहिर तौर पर जब आप कह दोगे कि हम टैरिफ लगाएंगे, मान लीजिए आज चल रहा है मई, और मई में मान लीजिए मैं ये ऐलान कर देता हूं कि जून से मैं जो भी चीज़ें मेरे घर पे आएंगी उस पर मैं 100% का टैरिफ लगा दूंगा, आज 0 है, तो दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी सामान की होर्डिंग करना शुरू करेगा। जब आपको साफ पता है कि अगले महीने से कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को पहले खरीद कर रखेंगे। अमेरिका में कंपनियों ने यही किया, अमेरिका में लोगों ने भी यही किया। वहां एक होड़ हड़बड़ी दिखाई दी सामानों को, कारों को, बाकी चीज़ों को खरीदने की। सर आईफोन प्लेन से गए, 5 प्लेन भर के भारत से आईफोन गए, और इसी वजह से गए कि इससे पहले कि ऊंचे टैरिफ इन आईफोन्स पर लगाए जाएं, उससे पहले ही वहाँ पे या नियम ये था ना, जो ट्रांजिट में भी अगर आपका सामान है तो उस पर ऊंचा टैरिफ नहीं लगेगा। इसलिए शिपमेंट लोड कर दिए गए भारत से या दुनिया भर के देशों में, शिपमेंट लोड करके रख दी गई कि ठीक है आप पहुँचेंगे, लेकिन कम से कम इन पर टैरिफ नहीं लगेगा ऊँचा। तो दुनिया ने उससे बचने की कोशिश की, ऊँचा इम्पोर्ट हुआ, और उसका नतीजा जो बता रहे हैं वो कि ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ, उस वजह से इकॉनमी श्रिंक हुई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वजह नहीं है, वजह असली ये है कि इकॉनमी में दुनिया, अमेरिका की अब डिमांड कम होगी, और जो जिस तरह की महंगाई बढ़ने वाली है उससे क्या अगला क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून, ये क्या स्थितियां पैदा करेगी, ये देखने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे चीन के साथ ऊंचे टैरिफ नजर आएंगे, भले पूरी दुनिया को 3 महीने का टैरिफ का पॉज अमेरिका ने दिया है। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। देखिए अमेरिका में जो जीडीपी के जो आंकड़े जो कल आए, उसके बाद तो जो अमेरिकी शेयर बाजार जो रिएक्ट करते हुए दिखे, वहाँ तो जैसा आपने बताया भी गिरावट रही, फिर उसके बाद हल्का संभलते हुए भी दिखे। लेकिन अब मेरा जो सवाल है आपसे सर, कि आज महाराष्ट्र दिवस के वजह से आज भारतीय शेयर बाजार बंद थे, आज यहाँ ट्रेडिंग नहीं हुई, इसका इफेक्ट, इन नंबर्स का इफेक्ट कल हमारे मार्केट पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। प्लस इसमें एक और सवाल ये भी है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है सर, किसी भी वक्त लग रहा है कि जंग हो सकती है, वो वाला भी फैक्टर कल डिटरमाइन करेगा मार्केट की चाल को? नहीं, बिल्कुल, दोनों फैक्टर बहुत बड़े हैं। कौन सा फैक्टर हावी होगा ये देखना होगा। भारत और जो पाकिस्तान की जंग के जो हालात हैं उस पर हमने मनी सेंटर में अभी बात नहीं की, लेकिन और उसकी चर्चा करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में नृशंस हत्याएं की गई पाकिस्तान के जरिए आए आतंकवादियों की तरफ से, और भारत ने साफ तौर पर कहा कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं तकरीबन आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, डीजीएमओ के लेवल पे बात हुई। कल मार्को रूबियो के बीच में, जो यूएस के विदेश मंत्री, और भारत के डॉक्टर एस जयशंकर के बीच में बातचीत हुई, जहां साफ तौर पर भारत ने अमेरिका को बता दिया कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको किसी भी तौर पर बचाया नहीं जा पाएगा, उनको कानून के दायरे में भारत लेकर आएगा। अब कब जंग की शुरुआत होगी, उसका लेवल क्या होगा, क्या वो क्विक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का होगा, क्या वो एरियल स्ट्राइक्स होंगे, या क्या वो नेवल स्ट्राइक्स होंगी, किस लेवल पर भारत करेगा, क्या जमात उद दावा या लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, क्या उसको टारगेट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को एकदम से कहें कि अंडरग्राउंड कर लिया है। जिन इलाकों में उसके घर हैं वहां पे 1-1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे, जस्ट लाइक कि ओसामा बिन लादेन को एटाबाद में इन्होंने छिपाया था, और अमेरिका ने उस पर कड़ी कार्रवाई की थी, सैन्य जो वार किया था, आपको याद ही होगा सर। बिल्कुल, पाकिस्तान को एक कोवर्ट ऑपरेशन का डर है इस वक्त, कि भारत का एक कोवर्ट ऑपरेशन जमात उद दावा चीफ को मारने के लिए हो सकता है, एलिमिनेट करने के लिए भारत कर सकता है। इसलिए उसने जो रिटायर्ड एसएसजी कमांडोज हैं, स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो कमांडोज हैं, उनको पाकिस्तान ने उसकी सेफ्टी में, हाफिज सईद की सेफ्टी में लगाया है। अब बहावलपुर में जो अड्डे हैं, या मुरीद के में जो अड्डे हैं, इनके जो बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड पूरा कैंपसेस हैं, क्या भारत वहां पर मिसाइल अटैक कर सकता है? चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को ऑपरेशनल छूट पूरी तरह से दे दी है कि आप अपने हिसाब से वक्त तय करें, स्थान तय करें, और अपने हिसाब से मोड तय करें कि ऑपरेशन का तरीका क्या होगा, ऑपरेशन का स्केल कितना होगा। आर्मी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, और पाकिस्तान पर किसी भी वक्त कोई भी
स्किर्मिश जो है वो एक जंग की शक्ल ले सकती है। क्या लिमिटेड वॉर होगी, क्या फुल ब्लोन वॉर होगी, ये देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए अंजाम आने वाले वक्त में बेहद खराब होने जा रहे हैं। चलिए, तो अब इंडिया पाक वॉर को डिस्कस कर लिया। बिल्कुल। यूएस में जो अब रिसेशन, जाहिर तौर पर अगर अगले, जैसा कि पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे अताउल्ला तरार, उन्होंने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाहिल किस्म के इंसान नजर आते हैं वो, जब उनको आप सुनेंगे तो, या पाकिस्तान के अगर आप आर्मी चीफ को भी सुनेंगे, जो उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों के बीच जो स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 डिफरेंट नेशन है और 2 नेशन थ्योरी का बेसिस वही था। उनकी अगर आप स्पीच को सुनेंगे तो एक आम बिना पढ़ा लिखा हुआ जिस तरह का शख्स होता है, जाहिल किस्म का, उसमें और उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वो किसी एंगल से एक आर्मी के जनरल नज़र नहीं आते। तो अताउल्ला तरार ने जो बात कही रात के 2 बजे, उन्होंने कहा कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। अब क्या करेगा, कैसे करेगा, ये उनके पास चूंकि कोई क्रेडिबल एविडेंस या कुछ नहीं था, लेकिन उनका ये मानना है। अब मान लीजिए अगले 24 घंटे या 36 घंटे में भारत की तरफ से कोई अटैक होता है या कोई एक स्किर्मिशेस हो जाती है बॉर्डर पे जी, तो मार्केट्स पर उसका सीधा असर पड़ना तय है। एक झटका बाजार को जरूर लगेगा, फिर वो यूएस की इकोनॉमी में जो चल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। अदरवाइज जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्शन के जो आंकड़े आए हैं वो मार्केट पर एक असर डाल सकते हैं। झटके की बात हो गई सर, इंडिया पाक को लेकर जो टेंशन है उसकी बात हो गई, यूएस में रिसेशन। हालांकि एक लास्ट चीज जो और मैं बोलना चाहूंगा, एफआईआईज का नंबर देखना होगा। एफआईआईज को इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एक मुफीद जगह दिखाई दे रही है, और अगर एफआईआईज की लगातार जो खरीदारी अब वो कर रहे हैं वो जारी रहती है, तो ये जो झटका है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान की जंग का या अमेरिका की इकोनॉमी के कमजोर पड़ने का, वो थोड़ा हल्का पड़ सकता है। जी सर, झटके की बात हो गई, लेकिन एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है भारत के फ्रंट को लेकर। जैसा कहा जा रहा है कि यूएस में रिसेशन की जो मार है वो पड़ती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ अप्रैल में रिकॉर्ड सर 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शंस जो है वो देखने को मिल रहा है। सालाना अगर हम देखें, इन आंकड़ों को डिकोड करें सर, तो 12.6% की वृद्धि है, बढ़ोतरी है साल दर साल आधार पर। पहले मैं आपसे मतलब इस पर रिमार्क चाहता हूं सर कि लगातार पहली बार देख रहा हूं सर कि 2 लाख के पार जाता हुआ हम लोग को देख रहे हैं। नहीं तो ये आप ये समझ लीजिए कि साल के नए फिस्कल की शुरुआत एक रिकॉर्ड धमाकेदार हुई है। पहला महीना है अप्रैल फिस्कल का 2025-26 का, और पहले ही महीने अगर आपको अब तक का सबसे बड़ा नंबर मिलता है जीएसटी के मोर्चे पे, तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी राहत की बात यह है कि ये फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में शामिल होता है जीएसटी का नंबर। उसमें ई वे बिल के नंबर शामिल होते हैं, उसमें जीएसटी के नंबर शामिल होते हैं। यहाँ से ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी कि इकोनॉमी में क्या रिवाइवल नज़र आ रहा है, उसका भी क्या एक ये संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने परचेस किया है, डिमांड में इजाफा हुआ है। तो ये आंकड़ा आप समझिए कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक बेहतर आंकड़ा है, एक अच्छा आंकड़ा है कि इसके नंबर जो है वो रिकॉर्ड पे पहुंच गए। 2,37,000 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पिछले जो आंकड़े हैं वो 1,80,000 1,85,000 मेरे पास आंकड़े है सर। टॉप 5 जीएसटी कलेक्शंस का आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं। नवंबर 2024 में 1.82 लाख करोड़, अक्टूबर 2024 में 1.87 लाख करोड़, अप्रैल 2023 में 1.87 एज इट इज, और अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़, और अब तो देखिए अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़ जो है। ये अच्छी तस्वीर जो है भारत की इकोनॉमी की वो पेश करता हुआ नजर आ रहा है। उसका एक आप समझिए कि जस्ट जो असर ये भी दिखाई देगा कि जो सरकार का 12 लाख रुपए तक की जो कमाई पे टैक्स को फ्री कर देना है, उसके बाद से पूरी इकोनॉमी में एक डिमांड जनरेट होती हुई नजर संभवतः आ रही है। तो लोगों को चूंकि टैक्स का आउटगो उनका कम हो रहा है, और ये वस्तुतः ये सही तौर पे पता चलेगा मई, उसके बाद में जब लोगों की सैलरीज आएंगी या बाकी चीजें हैं, तो जो टैक्स
जो कटा हुआ है जी, मैं वो वही बात अगर- कर रहा हूं प्रवीण सर बिल्कुल। कि जो टैक्स फॉरगो की बात कही जा रही थी कि इस कदम से सरकार को 1 लाख करोड़ का झटका लग सकता है, लेकिन जिस तरह से जो जीएसटी कलेक्शंस के नंबर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार जो है इन आंकड़ों से भरपाई करती हुई नहीं, दिखेगी। देखिए, ये बात बार बार इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे, जानकार भी कह रहे थे कि आप जो 1 लाख करोड़ रुपए की छूट दे रहे हैं या आप खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए का फॉरगो कर रहे हैं, वो अंततः पूरी की पूरी इकोनॉमी में ही पैसा वापस आना है, वो कहीं और नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो आपके खपत में जाएगा, डिमांड में जाएगा, आपका एफएमसीजी की खपत हो, टूरिज्म में जाएगा। कारों की खपत हो, आपकी मोटरसाइकिल खपत हो, ट्रैक्टर हो, वहां जाएगा। उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट में एक हिस्सा उसका जाएगा। चलिए। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा और अच्छा संकेत है, खास तौर पर ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लिंकिट एयरटेल सिम डिलीवरी प्लान की। कुछ दिन पहले ब्लिंकिट और एयरटेल ने एक साथ मिलकर सिम कार्ड की 10 मिनट में घर तक डिलीवरी शुरू करने की बड़ी घोषणा की थी, लेकिन अब इस सर्विस को फिलहाल रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्टेप जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन के बाद लिया गया, जिसने सर्विस में अपनाए जा रहे KYC यानी नो योर कस्टमर वाला जो प्रोसेस है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। सर, ये पूरा मामला है क्या? नहीं, देखिए, केवाईसी का मामला जो सिम को लेके है या टेलीकॉम सेक्टर को लेके है, वो उतना ही गंभीर और महत्वपूर्ण है जितना वो बैंकिंग सेक्टर के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों चीजें आपकी अब आपके खाते से, आपके पैसे से जुड़ी हुई हैं। जितना साइबर फ्रॉड के मामले देखे जा रहे हैं वो सब के सब फोन से देखे जा रहे हैं। उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में पिछले कुछ वर्षों में जो फर्जी सिमें बांटी गई, उसकी वजह से हो रहे आम आदमी, रिटायर्ड लोग, किसी का 30 लाख, किसी का 1 करोड़ रुपए इसमें गवाते हुए हमने देखे हैं, और उनको वापस पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो रूट होके विदेश चले जाता है, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर एक तरह से हो जाता है। सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत पिछले कुछ वर्षों में यही है कि वो किस तरह से इस साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाए, और इसलिए सरकार ने यह तय किया कि बिना केवाईसी किए किसी को सिम जारी नहीं की जाएगी, और जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या आपका रिलायंस जियो, इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को केवाईसी के नॉर्म्स को बेहद सख्ती के साथ लागू करने होंगे जी। अब हुआ यह कि पिछले 15 अप्रैल से ब्लिंकिट ने, जो कि जोमेटो की क्विक सर्विस प्लेटफॉर्म है, सर जोमेटो ने भी कह दिया कि 15 मिनट वाला जो सर्विस उसको हम बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ब्लिंकिट और एयरटेल ने एक करार किया कि साहब, हम आपको घर पर सिम उपलब्ध कराएंगे, आप फॉर्म ऑन भर दीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, सिम आपके पास आ जाएगी। 15 दिन के भीतर इस सिम को एक्टिवेट करने का आपके पास ऑप्शन था। करना यह था कि उसमें आपको सेल्फ केवाईसी करनी थी। अब उसको लेके क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि यार ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, क्या कुछ परेशानी है, क्या जो होम डिलीवरी सिम की होगी तो एक ऑनलाइन फ्रॉड का नया हिसाब किताब शुरू न हो जाए। इसको लेके डीओटी ने कहा कि किसी भी जो सिम है उसका, आपका जो केवाईसी, सेल्फ केवाईसी है, उसके नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर न हो। तो अब एयरटेल के और उसके ब्लिंकिट के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि इसको पॉज किया गया है, मतलब हॉल्ट किया गया है, इसको बंद नहीं किया गया है, आगे इसको लागू किया जाए, फिर से चालू किया जाएगा। लेकिन मसला इसी बात का है कि क्या केवाईसी को लेके कुछ गड़बड़ियां थीं, क्या ऑनलाइन जो आप ऑर्डर करें सिम का और सिम घर पर आए, उसके जो केवाईसी है क्या वो सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, या क्या जो सिमें पिछले 15 अप्रैल से अब तक दी गई हैं उनको किस तरीके से केवाईसी होगी, उनका क्या होगा। ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं। आप समझिए कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही एयरटेल ने और ब्लिंकिट ने इस सर्विस को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट को समझने वाले अनुभवी निवेशक मार्क मोबिस की। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इस समय कैश ही किंग है, मेरे फंड्स का 95% पैसा कैश में। उन्होंने कहा कि अभी हमें कैश रखना है और सही समय पर सही कदम उठाने के लिए तैयार रहना है। मोबिस ने कहा कि भारत जैसे कुछ देश वर्तमान माहौल में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि जब तक ये वैश्विक स्तर पर अनसर्टेनिटी समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम वेट भी करेंगे। सर, मार्क मोबिस की बातों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इनसे
चीजें सामने निकल कर आ रही है? नहीं, 2-3 इंडिकेटर इससे साफ तौर पर समझ में आ रहे हैं। जो मार्क मोबियस चूंकि दिग्गज इन्वेस्टर हैं और खास तौर पर उनका फोकस इमर्जिंग मार्केट्स पर है। अब आप ऐसे समझ लीजिए इसको पहले आसान भाषा में डिकोड कीजिए, मान लीजिए हमारे व्यूअर को नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट इज इमर्जिंग मार्केट? इमर्जिंग मार्केट में जैसे भारत हो गया, जो उभर रहे हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसमें बहुत सारी इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया की हैं। भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका इस तरह की इकोनॉमीज हैं जी। तो मार्क मोबियस लगातार पिछले कुछ वक्त से क्या पिछले 30 साल का उनको अनुभव है इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाने का। $30 करोड़ का उनका मोबियस पार्टनर्स फंड करके है। अब उनका ये कहना है, एक ट्रेंड के तौर पर ये समझिए कि दुनिया भर में जिस तरह की अनिश्चितताएं हैं उसमें उन्होंने कैश को होल्ड करने का एक बड़ा फैसला किया है। सर, मार्क मोबियस अपने पास अपना जो फंड है उसको कैश में होल्ड किए हुए। क्यों किए हुए? क्योंकि टैरिफ का पूरा जो ट्रेड को लेके गड़बड़ियां कहूंगा, अनसर्टेनिटीज हैं, अमेरिका की पॉलिसी तय नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि 90 दिन का पॉज रहेगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ट्रेड डील हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो पूरी दुनिया एक उलझन में है। चीन के साथ क्या होगा? 145% के अमेरिकी टैरिफ हैं, कुछ मामलों में या कुछ सामानों के मामले में 245% तक अमेरिकन टैरिफ जाते हैं। इस सब चीज को समेटकर जो नतीजा है उनका वो ये है कि फिलहाल कैश को होल्ड करो। 95% कैश को उन्होंने अपने पास रखा हुआ जो पैसा है। अब उनका कहना यह है कि कैश कब तक होल्ड कर सकते हैं? बोले कि 3 से 4 महीने तक की उनके पास लिमिट है, जब तक वो इस पैसे को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद उनको बाजारों में इस पैसे को लगाना होगा। अब जगह कहां पे है? ये सवाल उठता है कि आखिर आप चलो 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब आप पैसा लगाएंगे तो कहां पे पैसा लगाएंगे? तो उनका ये कहना है कि जो पूरा टैरिफ का इस वक्त का खेल है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि भारत को इसका फायदा हो सकता है, बेनिफिट मिलेगा। जब डस्ट सेटल होगी, स्थितियां सामान्य होंगी, तब भारत का इसमें एक भारत बड़ा दावेदार बनकर नजर आएगा, जो दुनिया भर का जो सप्लाई चेन का शिफ्ट हो रहा है। और इस बात को हम कई बार अपने मनी सेंट्रल में डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया में अब जो सप्लाई चेन की जो शिफ्टिंग है वो चीन से हटकर भारत की तरफ आ रही है। आपने एक बार ये भी समझाया था कि जितना माल विशाल चीन से अमेरिका जाता है, मान लीजिए उस पर पाबंदी लगती है तो 30 बिलियन के आसपास का आपने कुछ आंकड़ा बताया था। वो कहे कि उस चीज को भारत लपक सकता है, लेकिन जो चुनौतियां हम लोग के पास है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पर नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, इतनी जल्दी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां थी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी थी। नहीं, अब आप देखिए ना, आज ही हम लोगों की बात हो रही थी शरद कोहली से, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। वो बता रहे थे कि चीन से बड़े ऑर्डर जो चीन के पास थे, वो बड़े ऑर्डर अब भारत में पंजाब तरफ टेक्सटाइल के बड़े ऑर्डर मिले हैं, करोड़ों डॉलर के ऑर्डर यहाँ पे भारत में आए हैं। तो शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है। अभी अपैरल के हुई है, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, धीरे धीरे उसकी कंपनियां भारत शिफ्ट होना शुरू करेंगी, भारत में प्लांट लगेंगे और इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी भारत बनेगा जी। एक दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि भारत की इंटरनल डिमांड है। तीसरा फैक्टर ये है कि भारत लगातार पिछले 3 साल से 7% या उससे ज्यादा रफ्तार से ग्रोथ कर रहा था और अभी भी 6.5% तो नहीं, 6.5% के आसपास भारत अभी भी ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी दुनिया को समझ में ये आ रहा है कि अब अगर कहीं मौका है तो वो भारत में बन सकता है। यही चीज मार्क मोबियस भी दोहराते हुए नजर आ रहा है। जी प्रवीण सर, एक डेटा और मैं आपसे डिकोड करवाना चाहता हूं। देखिए, मार्क मोबियस साहब भी कह रहे हैं कि देखिए हम बहुत अच्छे खासे कैश पर बैठे हुए हैं, 4 महीने के बाद हम इस कैश को इन इमर्जिंग मार्केट्स में हम पैसा लगा देंगे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर कि 90 दिन का टैरिफ पॉज है, ये जो भारत पाकिस्तान वाला जो वॉर चल रहा है सर, ये भी लगता है कि 1-2 महीने के आसपास तक चलता हुआ दिखेगा। इन सब के बीच और FIIs की बाइंग, इन तीनों चीज़ों को अगर हम लोग देखें सर, तो 4 महीने के बाद तो बम्पर पैसा लगने वाला है। उसके बाद तो देखिए कि मार्केट अभी निफ्टी बैंक जो हम लोग देख रहे थे, चार्ट्स पर हम लोग देख रहे थे, मार्केट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 4 महीने के बाद इन FIIs, इनको भी तो ग्लोबल इन्वेस्टर ही कहेंगे ना सर, इनका भी पैसा अगर लगेगा तो मार्केट इज अबाउट टू रॉक। हाँ, मार्केट्स में तेजी आ सकती है, FIIs का पैसा आता हुआ दिख भी रहा है और 3-4 महीने में वाकई डस्ट सेटल एक तरह से जो टैरिफ को लेके है वो हो जाएगी। एक यहाँ पे चीज़ जो है वो ये भी है कि चूंकि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ये बात बोल रहे हैं बार बार कि भारत दुनिया का पहला देश ऐसा हो सकता है जिसके साथ अमेरिका की ट्रेड डील होगी, फाइनल होगी।
सबसे पहले भारत दुनिया में अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर सकता है। बहुत तेजी से दोनों देशों के बीच में इस डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर हम सबसे पहले ट्रेड डील कर लेते हैं, भले ही एक फर्स्ट फेज की आप समझिए कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो भारत को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा और दुनिया भर का पैसा फिर भारत में आना फिर वो लोग शुरू लगता है मुझे 3-4 महीने वेट नहीं करेंगे, फटाफट आकर पैसा लगा देंगे। बिल्कुल, जो अगर भारत के पहले फेज की ट्रेड डील हो गई तो वही एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है मार्केट्स के लिए। जी चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।